द सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। एग्ज़ाम को अगर 17 दिसंबर के हिसाब से माना जा रहा है तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेहनत करिए, फालतू चीज़ों से बचाइए, अपने आप को मेहनत में डालिए। जितनी आपकी लगन होगी, जिस लगन से आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपके नंबर वहाँ गेन होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा जैसे आप पेपर करेंगे। तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आपके लिए अच्छे नंबर आएँ और मैं आपके साथ हूँ। आप कोशिश करिए मेहनत करने की। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये सभी आपके सिलेबस के हिसाब से है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। धातु लेपन, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल कोटिंग। तो लेपन धातु को संरक्षण से बचाने, यानी जिस धातु पर लेपन लगाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, जंग से बचाने के लिए एक विधि अपनाई जाती है। इसमें और इस विधि में क्या करते हैं कि धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसी धातु को क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं। और उस लेप का प्रयोग करने की वजह से धातु यदि कम क्रियाशील होती है तो उस धातु को नमी, जल तथा अन्य अशुद्धियाँ और गैसों के संपर्क को रोकने का काम करता है। यानी जो लेपन का जब प्रयोग की जाती है, अगर वो कम क्रियाशील होती है तो क्या करती है, धातु की नमी और जल और अशुद्धियों को क्या करती है, रोकने का काम करती है। यदि लेपन में प्रयोग की जाने वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है तो ये जंग होने पर, यानी जंग लगने पर पहले उसी यानी जो धातु लेप लगाएगा पहले लेप लगाई हुई वस्तु पर होता है जो अधिक क्रियाशील होती है। अतः अधिक क्रियाशील धातु एनोड की तरह व्यवहार करती है तथा मुख्य धातु को संक्षारित होने, यानी कि जो मेन धातु है उसको क्या करती है, जंग लगने से बचाती है। अब धातु लेपन की जो विधियां हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है आपकी गैल्वेनीकरण। पहले आपकी होती है बच्चों गैल्वेनीकरण। ये क्या होता है, तो इस विधि का प्रयोग मुख्यतः लोहे पर लगने वाले जंग से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जिंक जो होती है वो लोहे से अधिक क्रियाशील होती है। अतः जिंक का उपयोग लोहे की सतह को ढकने के लिए, यानी लोहे की सतह पर जंग लगती है उससे बचाने के लिए किया जाता है। तो लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजिंग करण। बात समझ में आ रही है, इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। यानी कभी पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, तो लोहे की सतह पर जिंक की परत को चढ़ाने को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजिंग। और जो गैल्वेनाइजिंग होती है उसके दो प्रकार से संपन्न किया जाता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका लोहे की, इसमें क्या करते हैं, इस विधि में पहले लोहे की चादरों को पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है और फिर उन्हें गर्म रोलरों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे लोहे की चादरों से चिपका हुआ अतिरिक्त जिंक सतह से क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी कि अगर हम पहले लोहे की चादरों को पिघले हुए जिंक में डुबो कर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, और फिर जो गर्म रोलर के बीच में गुजारा जाता है, ये जो गर्म रोलर को गर्म करके उनके बीच में क्या करते हैं, उनके बीच में हम उसको गुजारते हैं। बात समझ में आ रही है, उनको हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। जिससे जिससे क्या होता है कि, माफ़ कीजिएगा, कि चादर से चिपका हुआ अतिरिक्त जिंक सतह से अलग हो जाता है। अब अगली आती है आपकी सेराडीकरण। इस विधि में क्या करते हैं कि जिंक जो पाउडर होता है उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं और फिर जो जिंक की वाष्प प्राप्त होती है उस वाष्प को लोहे की चादरों पर संघनित होने, ठंडे होने दिया जाता है, जिससे लोहे की सतह पर एक परत जम जाती है। जब लोहे की सतह पर जिंक की परत जम जाती है तो इस परत के कारण क्या होता है कि लोहे की सतह जो होती है वायु और नमी के संपर्क से बच जाती है और जिंक की परत में खरोच या दरारें उत्पन्न होने पर लोहे पर जंग नहीं लगती। इसका कारण यह होता है कि जिंक का जो मानक अपचयन विभव होता है वो लोहे के मानक अपचयन विभव से कम होता है। समझिए कि इस विधि में क्या होता है कि जो जिंक का चूर्ण जो पाउडर होता है उसका क्या करते हैं, उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, लोहे की सतह पर लगाते हैं और उसको लगाने से क्या होता है कि जिंक की परत चढ़ जाती है। जब परत चढ़ जाती है वो परत क्या करती है, लोहे को वायु की नमी से बचाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, धातु लेपन की टीनिंग विधि क्या होती है।
तो लोहे तथा स्टील की बनी हुई वस्तु पर, यानी ये लोहे की हो या स्टील की हो, इन दोनों की बनी हुई वस्तु पर टिन धातु की हम परत चढ़ाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। इस विधि में जिस धातु पर टिन का लेपन करना होता है उसे 5% HCl या H2SO4 विलयन में अच्छी प्रकार धोकर साफ करके सुखा लेते हैं। यानी जिस धातु पर लेपन करना हो उस धातु को क्या कहते हैं, तनु HCl या फिर H2SO4 के विलयन से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेते हैं और फिर सुखा लेते हैं। इसके बाद धातु को पिघले हुए जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड से गुजारते हैं और धातु को पिघले हुए टिन के टैंक में ले जाते हैं, यानी कि एक ऐसा टैंक जिसमें टिन पिघली हुई होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आता है विद्युत लेपन विधि। तीसरी आपकी कौन सी विधि होती है, लेपन विधि। तो धातुओं का संक्षारण यानी धातुओं पर जंग को रोकने के लिए यह एक आधुनिक विधि मानी जाती है। इस विधि में जिस धातु की सतह पर हमें कोटिंग करना होता है, यानी जिस सतह पर लेप करना होता है उसे कैथोड बनाते हैं और जिस धातु का लेपन करना होता है उसे एनोड बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस सतह पर लेपन करना होता है उसे कैथोड और जिस धातु का लेपन करना होता है उसे एनोड। तो जिस धातु का लेपन करना होता है उसको उसी के लवण के विलयन में क्या करते हैं, पदार्थ, और उसी लवण के विलयन विद्युत अपघट्ट के पदार्थ के रूप में टैंक में भर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रोड के बीच धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित कराई जाती है तो धातु की सतह पर धातु निक्षेपित हो जाता है, यानी कि धातु ये समझ लीजिए कि धातु की सतह पर जो किनारे किनारे जो मूर्छे लग जाते हैं शुरुआती, वो उसको कहते हैं रोक देती है। जैसे लोहे पर निकिल कोबाल्ट धातुओं के मिश्रण को लेपन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए चौथा आपका आता है धातु फुहरन द्वारा। इस विधि में क्या होता है कि जो लोहे धातु क्या होती है, रक्त तप्त होने तक गर्म, यानी कि जो लोहे को अधिक लाल होने तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एल्युमिनियम या जिंक पाउडर की मात्रा छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद क्या करते हैं कि ये छिड़कते हैं या फिर क्या करते हैं, कोई इसको द्रवित अवस्था में ले लेते हैं। जो द्रवित अवस्था में क्या है, स्प्रे बना लेते हैं। हम एल्युमिनियम या जिंक पाउडर का क्या करते हैं, उसके स्प्रे बना लेते हैं और तब इसका छिड़काव करते हैं। और इस विधि का उपयोग क्या करते हैं, अलमारियों, स्वचालित गाड़ियों, फ्रेम आदि को धातु लेपन, जैसे मान लीजिए गाड़ी में पेंटिंग की जाती है, अलमारी में पेंटिंग की जाती है, बात समझ आ रही है, उन सबको करने के लिए क्या कहते हैं, धातु फुहरन करते हैं, यानी फव्वारा टाइप जो फव्वारे से छोड़ी जाती है। चलिए आगे आपका आता है कैथोडिक रक्षक या वैद्युत रक्षण। तो इस विधि का उपयोग धरातल के नीचे, यानी कि जो जमीन के नीचे दबे हुए पाइप या टैंक आदि होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए किया जाता है। किस विधि का प्रयोग करते हैं, कैथोडिक रक्षक का। इस विधि में जिस धातु को जंग से रोकना होता है उस धातु को एक सक्रिय धातु से जोड़ते हैं। बस समझे, जिस धातु को हम जंग से बचाना होता है उसे एक सक्रिय धातु से जोड़ते हैं और धरातल के नीचे स्थित जिस लोहे या पाइप या टैंक जंग लगने से रक्षा करनी होती है उसके निकट एक सक्रिय पदार्थ जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब की क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं या फिर उसका एक ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है बच्चों, एक लेयर के ऊपर एक लेयर चढ़ाना। और दोनों को तार द्वारा क्या करते हैं, पत्ती, समझ रहे हैं, ब्लॉक यानी लेयर दर पत्ती, दोनों को तार द्वारा जोड़ देते हैं। जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो क्या करती है, ऑक्सीकृत होने की उसमें प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो यह लोहे की तुलना में पहले पहले ऑक्सीकृत होती है। यानी जब इसको करीब में रख देते हैं तो क्या करते हैं, उसकी वजह से क्या करती है, लोहे की तुलना में पहले ऑक्सीकृत होती है। इस प्रकार अधिक सक्रिय धातु एनोड का कार्य करती है, यानी जो मैग्नीज होगा या जिंक होगा वो कैसे कार्य करेगा, एनोड की तरह। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आपके कैथोड की तरह व्यवहार करेंगे। लोहे के पाइप पर जाकर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन आयनों में अपचयित कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, जो उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं कि लोहे के पाइप के ऊपर जाकर ऑक्सीजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयनों में अपचयित कर देते हैं। अच्छा, कैसे अपचयित कर देते हैं, देखिए ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद ये जल से मिला तो क्या बनाएगा, आपका OH आयन बनाएगा। सक्रिय धातु के ऑक्सीकृत होने के कारण, यानी कि जो सक्रिय धातु मैग्नीज है या जिंक है, जब ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं। और इस प्रकार जो लोहे का पाइप होता है वो मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जंग लगने से बच जाता है। मैग्नीशियम जब समाप्त हो जाता है तो एक नया ब्लॉक स्थापित कर देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कि ये जो रासायनिक तथा वैद्युत रासायनिक संरक्षण होता है
उसमें अंतर क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो रासायनिक संरक्षण की बात करें तो यह संरक्षण शुष्क वातावरण में होता है। जो रासायनिक संक्षारण होता है, यानी जो रासायनिक जंग लगता है, वो शुष्क वातावरण, सूखे वातावरण में होता है। जबकि रासायनिक संक्षारण क्या होता है, इसको गीली अवस्था में यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित होता है। दूसरा है, यह संचारण धातु की सतह या वायुमंडलीय गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया का क्या होती है, परिणाम होती है। और अगर हम रासायनिक की बात करें तो धातु की सतह का छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बन जाने के कारण होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला है आपका, संक्षारण के कारण बने अवांछनीय पदार्थ संक्षारित स्थान पर ही एकत्रित, यानी कि जहाँ जंग लगती है वहीं पे सारे जो मटेरियल होते हैं वो एकत्रित होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि जो संक्षारण एनोड होता है वहाँ पे एकत्रित होता है, और क्या कहते हैं, एनोड तथा कैथोड दोनों के आसपास ये क्या होता है, इकट्ठे होते हैं। चौथा आपका आता है, यह समांग तथा विषमांग दोनों ही प्रकार की सतह पर होता है। और जब अगर हम विद्युत रासायनिक सेल की बात करें, ये सेल केवल विषमांग सतह पर ही होता है, यानी धातु की सतह पर ऑक्साइड का परत जमना होता है रासायनिक में, और इसमें क्या होता है, नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना होता है, जो विद्युत रासायनिक इफेक्ट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि सीमेंटीकरण या सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। तो लोहे पर कार्बन की कुछ मात्रा मिलाकर स्टील बनाने की तकनीक को सीमेंटेशन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में लोहे में कार्बन की थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं कि 14 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी तथा 3 से 5 फीट पट्टी का प्रयोग करते हैं। इसमें लोहे के छड़ या चारकोल को मिला लेते हैं और एक के ऊपर एक करके एक पट्टी बना लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर रखते हैं, और भट्टी भट्टी के अंदर या फिर ज़मीन के नीचे। तो भट्टी को नीचे से गर्म किया जाता है। लगभग 14 दिनों के बाद जब भट्टी में लोहे की रॉड पर लगभग गर्म कर 14 दिन तक गर्म करते हैं, और 14 दिनों के बाद क्या होता है कि 1% कार्बन की परत जम जाती है। इस प्रकार प्राप्त लोहे जो होते हैं उसमें फफूला लोहादार कहते हैं। इस प्रकार जो लोहा प्राप्त होता है उसमें लेयर बन जाती है, फफूलेदार होते हैं, जिसे दोबारा गर्म करके ठंडा करने पर प्राप्त होने वाले लोहे को क्या कहते हैं, कास्ट स्टील कहते हैं। अब इसके प्रक्रिया के जो अनुप्रयोग हैं उसको देख लेते हैं। सेराडीकरण क्या होता है, तो सन 1900 में सेरार्ड काउ पेरपोल्स ने जिंक पाउडर के साथ क्या किया था, सीमेंटेशन की विधि को अपनाया था। इन्होंने क्या किया था कि इस विधि को, इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, सेरार्डी विधि कहते हैं। इस विधि में क्या किया था इन्होंने, धातु की जो धातु को जिंक पाउडर के साथ 350 से 370 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या किया था, धातु डिब्बे में रख के गर्म किया था, और इस डिब्बे को अच्छी तरह से बंद करके क्या किया था, स्थिर ताप पर 2 से 3 घंटे तक घुमाया था, जिससे जिंक पाउडर फैल कर क्या हो, लोहे की सतह पर जम गई, जिससे क्या हुआ, मिश्र धातु का निर्माण करती है। अगला आता है आपका क्रोमीकरण। तो यह प्रक्रिया जिसमें 55% क्रोमियम पाउडर होता है तथा 45% एल्यूमिना पाउडर यानी एल्युमिनियम घटक उसके साथ मिलाकर 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, एक बंद डिब्बा लेते हैं और उसको इसमें 4 से 5 घंटे तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इस विधियों में जो एल्यूमिना पाउडर होता है उसको मिलाने का उद्देश्य क्या होता है कि क्रोमियम के कणों को एक दूसरे से चिपकने से रोकने के लिए, जो क्रोमियम के कण होते हैं इसमें वो एक दूसरे से चिपके ना, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस पाउडर का, जिससे लोहे की ऊपरी सतह पर क्रोमियम की एक परत जम जाती है। अगला आता है आपका कैलोरीकरण। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम तथा एल्यूमिना पाउडर का सीमेंटेशन होता है, कैलोरीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आधार जो धातु होती है उसको एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम के मिश्रण के साथ एक डिब्बे में बंद करके कितना रखते हैं, 840 से 930 डिग्री सेल्सियस तक, और कितने घंटे तक, 4 से 6 घंटे तक गर्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? 4 से 6 घंटे तक गर्म करते हैं, जिससे एल्युमिनियम डिफ्यूज़ होकर, यानी कि डिफ्यूज़ जाता है, फूटकर लोहे की धातु के ऊपर एक पतली फिल्म के रूप में जम जाता है। और इस विधि का उपयोग बहुत उच्च ताप पर करने के लिए, धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए किया जाता है। कैलोरीकरण से प्राप्त धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, भट्टियों में किया जाता है। अब आता है आपका उत्सर्गी संक्षारण क्या होता है, संरक्षण यानी कि बचना या बचाना। चलिए, तो जब विद्युत सक्रिय धातुओं को विद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, कम सक्रिय धातु से जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, विद्युत सक्रिय धातु के संरक्षण होने की दर में कमी आ जाती है, यानी कि जो विद्युत सक्रिय धातु उनके जंग लगने की दर कम हो जाती है।
इस प्रक्रिया को उत्सर्गी संरक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक ऐसी कम सक्रिय धातु के जो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीकरण क्रिया में अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, अधिक सक्रिय धातु के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होते हैं, बदल दिए जाते हैं, जिससे संचारित की जाने वाली धातु पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, यानी कि जो जंग लगने वाली धातु अपने मूल अवस्था में आ जाती है। इस संक्षारण से इसकी रक्षा की जाती है। इस विधि में अधिक सक्रिय धातु एनोड तथा स्टील क्या होती है, धातु कैथोड का कार्य करती है, जिससे स्टील कैथोड संचारित नहीं होता, जबकि एनोड संचारित होकर इच्छित उत्सर्गी संरक्षण प्रदान करते हैं। उत्सर्गी धातु को निश्चित समय अंतराल में बदलते रहते हैं तथा अन्यथा रक्षित धातु का संरक्षण शुरू हो जाता है, यानी जो अनप्रोटेक्टिव धातु होती है, मटेरियल होता है या मेटल होता है, वो क्या होता है, बच जाता है जंग लगने से। अब उत्सर्गी संरक्षण का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम इनका उपयोग करते हैं ज़मीन के नीचे स्थित टैंक में, वाटर हीटर में, पानी के टैंक में, पानी के जहाज के हल्स में और पाइप लाइनों में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी धारा वोल्टेज क्या होती है? तो जो प्रभावी धारा वोल्टेज होती है वो होती है ऐसी सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की विद्युत अपघट की क्षमता क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। गैल्वेनिक एनोड का प्रयोग करना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होता है। ऐसी विधि में प्रभावी करंट कैथोडिक संरक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रभावी कैथोड वोल्टेज एक तरह का कैथोडिक संरक्षण होता है जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके धातुओं को जंग से बचाता है। जब धातु की सतह चालक विद्युत अपघट जैसे खारा पानी के संपर्क में, जब कोई चालक धातु की जो सतह होती है, जब क्या होती है, किसी विद्युत अपघट के संपर्क में आती है, तो यह कैथोड एनोड के बीच में स्थितिज ऊर्जा को कम कर देता है। बात समझ में आ रही है? जिससे एनोड का घुलना कम हो जाता है। जब किसी खुले सिस्टम में कैथोडिक क्षेत्र की ओर आवेशित हो जाता है, जब खुले क्षेत्र में कोई कैथोडिक क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन अवशोषित होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रभावी जो करंट होती है वो कैथोडिक संरक्षण उत्पन्न करती है। जो इफेक्टिव करंट होती है, जो उसमें विद्युत अपघट में जो बह रही है, वही क्या होती है कि कैथोडिक संचरण उत्पन्न करती है, यानी कि रक्षा करती है। प्रभावी धारा जो होती है वो कैथोडिक संरक्षण निम्नलिखित संरचना तथा धातुओं की संचारण से बचाती है। कैसे बचाती है, आइए देखते हैं। ईंधन पाइप को, स्टील को, हल्स को, टैंक द्वारा, वाटर हीटर, तेल के टैंकर और पानी के जहाज। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये था आज का शानदार टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी तरह कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूँ। फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। मेहनत लगती है, मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूँ, तो इसलिए गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।